हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे चैनल साइंस स्टडी 99 ग्रुप में। तो जैसा कि फ्रेंड, आज हम बीए प्रोग्राम का पॉलिटिकल साइंस थर्ड ईयर का वैश्वीकरण क्या है और इसके आयाम बताइए। क्यों ना हम इसे बेसिक से समझे। और ये 20 मार्क्स का पूछा जाता है। पार्ट हमारा है 4। और ये कौन कौन से कॉलेजेस में आते हैं, यानी सभी कॉलेजेस में आते हैं, जैसे कि डीयू हो गया, सोल जो हमारा जो नॉन होता है, नॉन कॉलेजेस में भी पूछे जाते हैं और ओपन कॉलेजेस में भी पूछे जाते हैं। यानी ये जो सोल है, यानी CBCS में भी काफ़ी हद तक बार बार रिपीट होते रहा है। और इग्नू जैसे कॉलेजेस में भी ये क्वेश्चन कई बार रिपीट हुए हैं। तो आइए फ्रेंड्स, इसको स्टार्ट करते हैं और बेसिक से इसे समझते हैं। तो वैश्वीकरण क्या है, वैश्वीकरण के विभिन्न आयामों के बारे में बताइए। अगर देखा जाए प्यारे मित्रों, तो वैश्वीकरण को 20वीं शताब्दी का सबसे बड़ा परिवर्तन माना जाता है। विश्व युद्ध के बाद, या हम ये कह सकते हैं कि दूसरे विश्व युद्ध के बाद से ही अमेरिका विश्व की अर्थव्यवस्था को एक ऐसा रूप देना चाहता था, यानी वो ये चाहता था कि पूरे विश्व में ना पूंजीवाद ही रहे। इसलिए उसने क्या किया कि पश्चिमी यूरोप के देशों के साथ गुप्त व्यापार को बढ़ावा दिया। प्यारे मित्रों, यहाँ पे आपको याद करना होगा 12th वाला, जो कि यूरोप के दो हिस्से हो गए थे। एक पूर्वी यूरोप कहलाया और दूसरा पश्चिमी यूरोप कहलाया। पश्चिमी यूरोप की जो अर्थव्यवस्था बिल्कुल खराब हो चुकी थी, तो अमेरिका ने पश्चिम यूरोप के देशों की मदद करी थी, जिसे मार्शल योजना के नाम से जाना जाता है। और 1949 में नाटो एक संगठन बना और नाटो ने अमेरिका की भी मदद करी। अमेरिका ने इस संगठन को तो बनाया, लेकिन नाटो क्या करता है कि अमेरिका की अर्थव्यवस्था को चलाता है और व्यापार की बाधाओं को दूर करने के लिए गेट यानी जर्नल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड ट्रैफिक का समर्थन किया। अब देखो प्यारे मित्रों, 1995 में गेट का नाम बदलकर WTO रख दिया गया, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। इस समझौते को स्वीकार करने वाले देशों ने सीमा शुल्क को कम करके आपसी व्यापार को सबसे ज्यादा बढ़ावा देना है, क्योंकि कहीं ना कहीं अगर जितने देश गेट के साथ जुड़ेंगे यानी WTO के साथ जुड़ेंगे, तो उनको सबसे ज्यादा फायदा होगा, क्योंकि वो व्यापार कर सकते हैं। लेकिन उन्होंने कहा कि सीमा शुल्क को कम करना होगा। तो अब हमें प्यारे मित्रों यहाँ पे पढ़ना है कि वैश्वीकरण के उदय में तकनीकी योगदान क्या है। वैश्वीकरण के उदय में तकनीकी विकास का सबसे महत्वपूर्ण योगदान रहा है। जैसे परिवहन के साधनों के विकास, सूचना ने विश्व को बहुत छोटा कर दिया। सूचना जो प्रसारण होता है, तो उसके कारण से क्या हुआ कि इनके माध्यम से विश्व को छोटा कर दिया गया है और संपूर्ण विश्व के बीच व्यापार और सूचनाओं का भी क्या होते जा रहा है, आदान प्रदान होता जा रहा है, और ये संभव भी बना दिया है। इसलिए तकनीकी विकास से ही क्या है, वैश्वीकरण को संभव बनाया जा सकता है। बिल्कुल बात सही कही गई है, यानी तकनीकी विकास से ही वैश्वीकरण को क्या बनाया जा सकता है, संभव बनाया जा सकता है। अब बताया जाता है कि वैश्वीकरण के पक्ष क्या है। वैश्वीकरण का अधिक पक्ष अगर देखा जाए, तो वैश्वीकरण का आर्थिक पक्ष सबसे अधिक महत्वपूर्ण होता है। क्यों? क्योंकि प्रारंभ में आर्थिक आवश्यकताओं ने ही वैश्वीकरण को उत्पन्न कर दिया था। यद्यपि दूसरे विश्व युद्ध के बाद तीसरी दुनिया के देशों ने NIEO की मांग कर रहे थे। तो प्यारे मित्रों, यहाँ पे हम बात करते हैं जो तीसरी दुनिया के जो देश थे, यानी अल्प विकसित जो देश थे, जो कि फ्रांस और ब्रिटेन के चंगुल से आजाद हुए थे। उन्होंने नव अंतरराष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था की मांग रखी थी। उन्होंने कहा कि कहीं ना कहीं हमें विकसित देशों के साथ जुड़ना पड़ेगा, और उन्हें डर भी था कि भाई अगर विकसित देशों के साथ जुड़ेंगे तो हमारे प्राकृतिक संसाधनों का वो दोहन भी कर सकते या हमें फिर से वो गुलाम बना सकते। तो कहीं ना कहीं उन्होंने देखा कि भाई तीसरी दुनिया के देशों ने देखा कि हमें क्या चाहिए, कि नव अंतरराष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था चाहिए। अब इसमें क्या बताया जाता है कि अल्प विकसित देशों को अपने उन प्राकृतिक संसाधनों पर नियंत्रण प्राप्त होगा जिनका दोहन पश्चिम के देश विकसित देश करते आ रहे थे। अल्प विकसित देशों की पहुंच पश्चिम देशों के बाजार तक तो होगी, वे अपना सामान बेच सकेंगे। जो अल्पसंख्यक वाले जो देश होंगे अपना सामान बनाएंगे और बड़ी मात्रा पे अच्छे खासे देशों में वो बेच सकते हैं। और इस तरह गरीब देशों के लिए ये व्यापार बहुत ज्यादा फायदेमंद हो सकता है। पश्चिमी देशों से मंगाई जा रही टेक्नोलॉजी की लागत
टेक्नोलॉजी की लागत कम होगी और अल्प विकसित देशों की अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक संस्थाओं में भूमिका और अच्छे तरीके से बढ़ जाएगी। ये कुछ कारण थे जो अभी हमने जस्ट समझे। यानी किसकी बात कर रहे हैं? नव अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था, यानी हम बात कर रहे हैं NIEO की बात कर रहे थे। तो प्यारे मित्रों, अब हमें यहाँ पे देखना है। तो 1972 में यूएनओ का एक विशेष सम्मेलन हुआ, लेकिन विकसित देशों ने इसका समर्थन नहीं करा। किसकी बात हो रही है? यानी हम बात करें जो संगठन की स्थापना हुई थी, NIEO की बात कर रहे हैं हम। विकसित देश अल्पसंख्यकों का समर्थन नहीं कर रहे थे। अल्पसंख्यक यानी देशों का समर्थन नहीं कर रहे थे, क्योंकि विकसित देश अपने विकास और उच्च तकनीकी का लाभ यानी पिछड़े देशों को प्रदान नहीं करना चाहते थे। क्योंकि यहाँ पर बताया जाता है कि पूंजीवादी अमेरिका ने सर्वप्रथम वैश्वीकरण का समर्थन किया। पूंजीवादी अमेरिका ने सर्वप्रथम वैश्वीकरण का समर्थन किया। क्यों किया? इसका बहुत बड़ा कारण है कि तीसरी दुनिया के देशों में से सर्वप्रथम यानी अल्प विकसित देशों में से एक देश बाहर निकल कर आया। उसका नाम था चीन। चीन ने क्या करा? ओपन डोर की नीति को अपना लिया और 40 साल में अपने देश को इसने मजबूत कर लिया। उदारीकरण को अपना लिया, निजीकरण को अपना लिया। चीन बड़ी तेजी से अपने आप को विकसित कर लिया और वैश्वीकरण के आर्थिक तनाव और वैश्वीकरण से व्यापार की बाधाएं भी कम हो गई, जिससे अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में काफी हद तक वृद्धि हुई। तो प्यारे मित्रों, अब हमें देखना है कि वैश्वीकरण से विकासशील देशों के उत्पादों को विकसित देशों का बाजार तक प्राप्त होगा। ये तो अभी आपको मैंने जस्ट बताया था कि यहाँ पे सिंपल सी बात कही जा रही है कि जो वैश्वीकरण से विकासशील जो देश है यानी अल्प विकसित जो देश है, अपने उत्पादों को विकसित देशों का जो बाजार है वो प्राप्त हो सकता है उनको, और वैश्वीकरण से प्रतियोगिताओं में काफी हद तक वृद्धि रहेगी। अगर आप ही बताइए ना कि सोवियत संघ में कंपटीशन था नहीं, सोवियत संघ अपना खुद का सामान स्वयं बनाता था, तो अमेरिका से वो अच्छी चीजें नहीं बना पाता था। इसके बहुत सारे कारण थे, क्योंकि आपने 12th में पढ़ा होगा, और गुणवत्ता में सुधार हुआ है और वैश्वीकरण से तकनीकी असमान तक कम हुई है। और वैश्वीकरण से ही विकासशील देशों में बड़े पैमानों पर निवेश बहुत ज्यादा हुआ है, जिससे रोजगार में काफी हद तक वृद्धि हुई है। वैश्वीकरण से विश्व एक बाजार बन गया है और एक समान कीमतें हो गई है। अगर देखा जाए प्यारो मित्रों, तो वैश्वीकरण क्या विश्व का एक बहुत बड़ा बाजारी व्यवस्था बन चुका है, और यहाँ पे अगर देखा जाए तो एक समान कीमतें भी हो चुकी है। अब वैश्वीकरण से विकसित देशों के लोगों में जीवन स्तर में काफी हद तक सुधार आया है। आइए अगला टॉपिक हम पढ़ते हैं। वैश्वीकरण का राजनीतिक पक्ष क्या है फ्रेंड्स, तो इसके बारे में हमें बहुत बेसिक से समझना है और जानना भी है। तो वैश्वीकरण को सामान्य रूप से अर्थव्यवस्था से संबंधित माना जाता है, लेकिन राजनीति से इसका घनिष्ठ संबंध है। किससे संबंध माना जाता है? अर्थव्यवस्था से, और राजनीति में अगर देखा जाए तो इसका घनिष्ठ संबंध पाया जाता है। और वैश्वीकरण के फलस्वरूप बड़े स्तर पर राजनीति परिवर्तन हुए हैं। किसके कारण भाई? वैश्वीकरण के कारण, यानी वैश्वीकरण के कारण राजनीतिक परिवर्तन हुए हैं। वैश्वीकरण के राजनीतिक प्रभाव, वैश्वीकरण से विकासशील देशों में निजीकरण को बढ़ावा मिला है। तो प्यारे फ्रेंड्स, यहाँ पर ये बता रहा है कि वैश्वीकरण के राजनीतिक जो प्रभाव है, तो कहीं ना कहीं वैश्वीकरण से विकासशील देशों में निजीकरण को सबसे ज्यादा बढ़ावा मिला है, और निजीकरण के माध्यम से विकासशील देश अपने देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत कर सकते हैं। और अर्थव्यवस्था में सरकार की भूमिका भी क्या है? सीमित हो गई है, यानी सिकुड़ गई है। वैश्वीकरण से विकासशील देशों में बाजार अर्थव्यवस्था को काफी हद तक बढ़ावा मिला है। बाजारीकरण अर्थव्यवस्था हम कह सकते हैं, क्योंकि वैश्वीकरण से अगर विकासशील देशों में अगर देखा जाए तो बाजारीकरण अर्थव्यवस्था को सबसे ज्यादा बढ़ावा मिला है। और वैश्वीकरण से अर्थव्यवस्था में कठोर कानून धीरे धीरे समाप्त होते जा रहे हैं। जैसे हमारे भारत में देख सकते हैं, वैश्वीकरण को हम अपना तो रहे हैं, लेकिन कठोर नियम कायदे कानून अब धीरे धीरे समाप्त होते जा रहे हैं। वैश्वीकरण से जन कल्याण की नीति जो है वो भी सीमित हो गई है। अब जन कल्याण की जो नीति है वो सीमित इसलिए हो रही है क्योंकि हम वैश्वीकरण को अपना रहे हैं।
और वैश्वीकरण से विश्व व्यापार संगठन के अनुसार सरकारों की आर्थिक नीतियों में काफी हद तक परिवर्तन आया है। अगर देखा जाए तो हमने वैश्वीकरण को अपनाया, तो विश्व व्यापार जो संगठन के अनुसार देखा जाए तो सरकार की आर्थिक नीतियों में काफी हद तक परिवर्तन आ चुका है। वैश्वीकरण का सांस्कृतिक पक्ष क्या है? वैश्वीकरण से केवल आर्थिक और राजनीतिक व्यवस्था में काफी हद तक परिवर्तन नहीं हुआ, लेकिन अगर देखा जाए ना तो संस्कृति जो थी हमारी उसमें काफी हद तक परिवर्तन हुआ है। तो जैसे कि यहाँ पे लिखा है कि बल्कि संस्कृति भी प्रभावित हो रही है। वैश्वीकरण के सांस्कृतिक प्रभाव। वैश्वीकरण से तीसरी दुनिया के देशों के बीच में खतरा उत्पन्न होते जा रहा है। क्यों भाई? अल्प विकसित देशों ने क्या किया? जो तीसरी दुनिया के देशों ने क्या किया? पश्चिम के देशों की संस्कृति को एडॉप्ट कर रहे हैं, और वैश्वीकरण से भारत में पश्चिमी संस्कृति को बढ़ावा मिलने लगा है या बढ़ने लगी है। वैश्वीकरण से लोगों के खान पान और जीवन शैली में काफी हद तक परिवर्तन आ चुका है। पहले के लोग अपनी संस्कृति में अच्छे तरीके से खाते थे, पीते थे। अब पहनावों में चेंजेस आ चुका है। रात भर मैकडोनल्ड में घूमना, पेप्सी, लिम्का, माजा, कोका कोला, ये सब चीजें पीना, बर्गर खाना, डोमिनोज में जाना, तो कहीं ना कहीं ये वैश्वीकरण हमारे देश में अब झलकता है। और वैश्वीकरण से अमेरिका के वर्चस्व में काफी हद तक बढ़ोतरी हुई है। वैश्वीकरण से अंग्रेजी के प्रभाव में काफी हद तक वृद्धि हुई है। अगर देखा जाए तो विश्व में सबसे ज्यादा अगर देखा जाए तो इंग्लिश कहाँ बोली जाती है? ऑलमोस्ट हमारे भारत में बोली जाती है। अगर देखा जाए तो अमेरिका, ब्रिटेन के बाद अगर देखा जाए तो हमारे भारत में सबसे ज्यादा इंग्लिश बोली जाती है, क्योंकि वैश्वीकरण से अंग्रेजी के जो प्रभाव में काफी हद तक वृद्धि हुई है। हमने वैश्वीकरण को अपनाया तो अंग्रेजी क्या होगा? हम भी उसको एडॉप्ट करेंगे। वैश्वीकरण के अनेक लोगों ने इसे लोकप्रिय बनाया है और समकालीन विश्व में इसे स्वीकार किया जाता है, लेकिन वामपंथी, दक्षिणपंथी, गांधीवादी और विचारधाराओं ने इसकी खूब आलोचना की है। तो हमें इसके बारे में पढ़ना है। तो उससे पहले प्यारे फ्रेंड, मैं आपको वामपंथी और दक्षिणपंथी आलोचनाओं के बारे में बता देता हूँ। पहले तो हम फ्रेंड्स बात करेंगे कि वामपंथ क्या है, तो उसको ध्यान से आप सुनिएगा और समझिएगा। वामपंथ वास्तव में एक विचार है जो समानता और शोषण मुक्त समाज की कल्पना पर आधारित है। इस विचारधारा को मानने वाले जो हैं वो राजनीति दल के यानी पार्टी वाले लोग जो होते हैं वो सामाजिक समानता और समाजवाद का समर्थन करते हैं। राजनीतिक जो दल होते हैं वो सामाजिक समानता और समाजवाद का समर्थन करते हैं। और वाम पंथ की ही तरह अगर देखा जाए तो दक्षिण पंथ भी राजनीति की एक विचारधारा है। यह विचारधारा वाम पंथ के ठीक विपरीत है और यह समाज के ऐतिहासिक रिवाज, परंपरा, संस्कृति, सामाजिक वर्गीकरण और धार्मिक पहचान को सदैव रखना चाहती है। दक्षिण पंथ अपने गौरवशाली इतिहास और परंपरा के साथ साथ सामाजिक व्यवस्थाओं में परिवर्तन नहीं चाहता। और दक्षिण पंथ धर्म को शासन का आधार मानता है। अगर देखा जाए तो प्यारे मित्रों, यहाँ पे बोल क्या रहा है कि दक्षिण पंथ जो है वो धर्म को शासन का आधार मानता है और दक्षिण पंथी विचारधारा से प्रभावित राजनीतिक पार्टियां सामाजिक असमानता, शोषण, शोषित को प्राकृतिक और समाज के लिए अनिवार्य मानती है। तो ये थे हमारे वामपंथ और दक्षिण पंथ की कुछ विचारधारा। तो उसके बारे में अब हमें पढ़ना है। तो प्यारे मित्रों, अब हम जानेंगे कि वामपंथी आलोचना क्या होती है। वामपंथी विचारधारा इस आधार पर वैश्वीकरण का विरोध करती है कि इसका उद्देश्य अमेरिका के प्रभाव में वृद्धि करना। और वामपंथी विचारधारा के अनुसार क्या वैश्वीकरण केवल धनी वर्ग के लिए लाभदायक है? बिल्कुल बात सही कही गई है कि वामपंथी खुद कहते हैं भाई अमेरिका क्या कर सकता है, यानी धनी जो वर्ग वाले जो देश है वो कहीं ना कहीं वैश्वीकरण के माध्यम से छोटे देशों से अपना लाभ ले सकते हैं। जो अल्प विकसित देश है, विकासशील देश है, उनसे अपना लाभ सबसे ज्यादा ले सकते हैं और लाभदायक भी हो सकता है उनके लिए। और इससे असमानताओं में वृद्धि हुई है और वामपंथी इस आधार पर आलोचना करते हैं कि इससे भारतीय संस्कृति
इससे भारतीय संस्कृति के लिए खतरा हो सकता है। बात तो सही है, अगर हम वैश्वीकरण को अपनाते हैं तो उनके कल्चरल को इस्तेमाल कर रहे हैं, पश्चिमी संस्कृति हम ले रहे हैं, अपनी संस्कृति को हम खतरे में डाल रहे हैं, खत्म कर रहे हैं। वामपंथी विचारधारा के अनुसार भारतीय उद्योगपतियों के लिए भी खतरा उत्पन्न हो सकता है। वामपंथियों के अनुसार वैश्वीकरण का अधिकतर लाभ क्या है, धनी देशों को हुआ है। क्योंकि देखा जाए मित्रों तो यहाँ पे बहुत ही आसान भाषा में बोल रहा है कि वामपंथियों ने कहा है कि वैश्वीकरण का अधिकतर अगर देखा जाए जो लाभ होगा वो धनी देशों को होगा। धनी देशों के पास टेक्नोलॉजी है, वो टेक्नोलॉजी विकासशील देशों को उपलब्ध कराएंगे तो सबसे ज्यादा उन्हीं को प्रॉफिट होगा। उनकी खुद की फैक्ट्रियां, बड़े बड़े उद्योग अलग अलग छोटे छोटे देशों में जाएगी, काम करेगी, तो सबसे ज्यादा तो विकसित देशों को ही सबसे ज्यादा फायदा हो रहा है यहाँ पे। तो वामपंथी जो विचारधारा वाले जो लोग थे इन्होंने आलोचना की है। दक्षिणपंथी आलोचना क्या है, तो दक्षिणपंथी के अनुसार वैश्वीकरण से जन कल्याण की नीति कम हो चुकी है। बात सही कहा गया है कि दक्षिणपंथी के जो विचारधारा वाले जो लोग हैं वैश्वीकरण से या वैश्वीकरण को अपनाने से जन कल्याण की नीति कम हो चुकी है। अब दक्षिणपंथी के अनुसार वैश्वीकरण से भारतीय उद्योगों के लिए खतरा उत्पन्न हो रहा है भाई, और ये रियलिटी है, खतरा उत्पन्न हो ही चुका है। दक्षिणपंथी के अनुसार वैश्वीकरण से केवल धनी वर्गों को लाभ हुआ है, और दक्षिणपंथी के अनुसार वैश्वीकरण में असमानताओं में काफी हद तक वृद्धि हुई है। अब गांधीवादी जो विचारधारा वाले जो लोग हैं वो भी आलोचना करते हैं। गांधीवादी विचारधारा के समर्थक वैश्वीकरण को प्रभावित और लघु कुटीर उद्योगों के लिए खतरा मानती है। बात तो सही कहा गया कि भाई अगर वैश्वीकरण हम अपनाएंगे तो लघु कुटीर उद्योग हमारा चौपट हो जाएगा। हम कहीं ना कहीं दूसरे देशों के ऊपर डिपेंड हो रहे हैं। पहले अगर देखा जाए तो भारत से बहुत सारे जो देश थे जैसे ब्रिटेन फ्रांस के जो देश थे, कहीं ना कहीं भारत से कच्चा माल सबसे ज्यादा लेकर जाते थे। हमारा भारत उस समय उद्योग का केंद्र था। अब भारत को डिपेंड होना पड़ रहा है अमेरिका जैसे देशों के ऊपर, ब्रिटेन जैसे देशों के ऊपर। गांधीवादियों के अनुसार वैश्वीकरण से भारतीय अर्थव्यवस्था यानी पश्चिमी देशों पर निर्भर होते जा रही है। गांधीवादी भी क्या है, वैश्वीकरण को भी भारतीय संस्कृति के लिए खतरा मानते थे। गांधीवादी जो विचारधारा जो वाले व्यक्ति हैं वो कहीं ना कहीं भारतीय संस्कृति के लिए खतरा मानते हैं, क्योंकि भाई हम वैश्वीकरण को अपनाएंगे और कहीं ना कहीं वैश्वीकरण हमारी संस्कृति को भी धीरे धीरे खत्म करते जा रही है। हम धीरे धीरे क्या करते जा रहे हैं, बाहर की संस्कृति को अडॉप्ट करते जा रहे हैं, अपनी संस्कृति को खतरे में डालते जा रही है। तो प्यारे फ्रेंड्स, अब हमारा ये टॉपिक खत्म हो चुका है। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। प्लीज इसे लाइक करें, कमेंट करें और शेयर भी करें।